गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं मिस सर आज आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और हमारा टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसे अंग्रेजी में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो पहले हम लोग सिस्टम को जानने का प्रयास करते हैं कि सिस्टम क्या होता है। आपने देखा होगा लास्ट में लिखा हुआ है सिस्टम। सिस्टम को हिंदी में तंत्र कहा जाता है। तंत्र का तात्पर्य यानी सिस्टम का तात्पर्य ये होता है कि जहाँ कई अंग आपस में मिलकर एक निश्चित कार्य के हेतु लगे रहें। जहाँ कई अंग मिलकर आपस में एक निश्चित कार्य के लिए प्रयास करें या उस कार्य को करें। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मुख्य कार्य क्या होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। पहले हम ये बताएंगे आपको कि इसमें कौन से अंग आपस में मिलते हैं और उनका एक निश्चित कार्य क्या होता है। तो देखिए, इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण अंग है हार्ट, जिसे हिंदी में आप लोग हृदय कहते हैं। दूसरा है ब्लड और तीसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड मतलब रक्त या रुधिर, हार्ट आपका हृदय, ब्लड वेसल्स मतलब रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाएं भी दो प्रकार की होती हैं, धमनी और शिराएं। तो अब इनके हम कार्य की बात करें तो इनका मुख्य कार्य होता है कि शरीर के सभी अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को पहुंचाना और वहां से अपशिष्ट पदार्थों को लेकर उत्सर्जी अंगों तक पहुंचाना। उत्सर्जी अंग आपके जैसे किडनी में पहुंचाते हैं, वहां क्या होता है, ब्लड आपका जो गंदा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वहां पर फिल्टर्ड होता है, फिर तमाम अशुद्धियों को पेशाब के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। और यही जब शुद्ध रक्त शरीर के तमाम अंगों में पहुंचता है तो वहीं से ऊर्जा उत्पन्न होती है, तमाम कार्य होते हैं। तो इन सब का अध्ययन हम लोग एंजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और एंजियोलॉजी के जनक यानी फादर ऑफ एंजियोलॉजी विलियम हार्वे हैं। इनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, इससे क्वेश्चन भी बनता है। विलियम हार्वे कौन है? तो ये फादर ऑफ एंजियोलॉजी हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम को कहा क्या जाता है? इसको कहा जाता है एंजियोलॉजी। तो अगला है टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जो रक्त का प्रवाह होता है यह कितने प्रकार का होता है। तो जैसा आप लोग जानते होंगे ये दो प्रकार का होता है, एक ओपन होता है और एक क्लोज्ड। तो पहले हम ओपन की चर्चा कर लेते हैं। ओपन, ओपन का अर्थ है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत ब्लड जो होता है सीधे बहता है, किसी रक्त नलिका के माध्यम से नहीं बहता है, और यह कीट पतंगों में होता है, कीटों में आप कह सकते हैं, कीटों में मुख्यतः। और दूसरा है आपका क्लोज्ड, यह स्तनपायियों में, स्तनपायी जीवों में आपके मनुष्य आते हैं। तो यहाँ पर जो ब्लड का फ्लो होता है रक्त नलिकाओं के माध्यम से, ब्लड वेसल्स के माध्यम से होता है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे और आपको यह भी ज्ञान हो गया होगा कि हमको क्लोज्ड के बारे में पढ़ना है या बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ना है। इसमें हम और आगे पढ़ते हैं और आते हैं अपने नेक्स्ट पर। तो सबसे पहले हम हार्ट की चर्चा आपसे करेंगे, क्योंकि हार्ट जो होता है रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे मुख्य अंग होता है। तो पहला है स्टडी ऑफ हार्ट, अर्थात हार्ट का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है और उस अध्ययन में हार्ट की स्थिति क्या है, उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, उसका पूरा मेजरमेंट, ये सब से इस सब का अध्ययन हार्ट के अंदर इसके कार्डियोलॉजी के अंतर्गत होता है। कार्डियोलॉजी के अंतर्गत रक्त के कार्यों का हार्ट के कार्यों का, वो क्या कार्य कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, उसका संपूर्ण हम अध्ययन करते हैं।
इससे संबंधित जो बीमारियां होती हैं, इससे संबंधित जो कार्य होते हैं, इन सभी का हम अध्ययन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोकेशन की चर्चा करेंगे कि हार्ट कहाँ स्थित रहता है। तो बस 1 मिनट में मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ये आपका स्टर्नम हो गया है, एक प्रतीकात्मक चित्र है, आप समझने के लिए इसको बनाया जा रहा है। तो आप लोग जैसा जानते हैं हमारे शरीर में कितने रिब्स होते हैं, 12 जोड़े या 24 होते हैं। तो बहुत सही नहीं बना है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे। ये बीच में क्या है, ये आपका स्टर्नम है और 12 इधर 12 इधर, ये क्या है, ये आपके रिब्स हैं। बहुत बढ़िया नहीं बना है, ठीक ठाक एवरेज बन गया है। तो अब यहाँ हमें हार्ट की स्थिति दिखानी है कि हार्ट कहाँ पे है। तो हार्ट जो होता है वो आपके दूसरे रिब्स से, सेकेंड रिब्स से 6th रिब्स के बीच में होता है। ये दूसरा रिब्स है, ये लोकेशन होता है। रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ये हार्ट आपका जो चेस्ट है, तो बायां भाग आपका ये होगा, बायां भाग ये होगा, और बाएं भाग में हृदय का लगभग 70% हिस्सा रहता है, इधर 30% के आसपास हिस्सा रहता है। ये स्थिति होती है। बढ़िया शेप नहीं बन पाया है, समझने के लिए है। तो आप कह सकते हैं सेकेंड से होता है, ये सेकेंड से, ये सेकेंड रिब्स से स्टार्ट होता है और ये जाता है आपके यहाँ 6वें 6th रिब्स तक ये जाता है। मतलब सेकेंड से शुरुआत होती है, इसका जो नुकीला भाग होता ये होता है। अब हम अगर इस शेप की बात करें, हार्ट का शेप कैसा होता है, तो हार्ट का जो शेप होता है, 1 मिनट पहले लोकेशन के बारे में लिख दे, 6th रिब्स, और शेप इसका जो होता है कोन शेप्ड। कोन शेप्ड का अर्थ होता है, जैसे आप लोग आइसक्रीम वगैरह देखे होंगे, कोन क्या होता है, नीचे नुकीला होता है, ऊपर वो चौड़ा होता चला जाता है, फैल जाता है, और बीच में खोखला रहता है। तो हृदय ऐसे ही रहता है, हमारी मुट्ठी का आकार का रहता है, जिसका ऊपरी भाग, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस, इसको आप देखेंगे ये चौड़ा है और नीचे वाला भाग क्या है, नुकीला। आप देख सकते हैं ऐसा एक लुक होता है। तो ये बेस वाला भाग जो होता है चौड़ा होता है, एपेक्स यानी नुकीला सिरा ये होता है। तो ये हो गया, इसका शेप हो गया। और ये अगर मसल्स की हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे शरीर में 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक, अनैच्छिक और हृदयक, जिसको रेखित, अरेखित और कार्डियक भी बोलते हैं। तो इसको आप कह सकते हैं ये हृदयक मसल या कार्डियक मसल की बनी होती है, कार्डियक मसल्स की बनी होती है, जिसे हिंदी में हृदयक मसल्स भी कहते हैं। अगर हम इसके मेजरमेंट की बात करें, हार्ट की लंबाई चौड़ाई क्या होती है, तो ये 12 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर, ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो गई। हृदय जो होता है या हार्ट जो होता है, उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होती है। अगर हम इसके मोटाई की बात करें, यानी ये जो मसल्स होते हैं इसकी मोटाई की बात करें, तो ये 6 सेंटीमीटर, इसको आप लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। और अगर हम हृदय के
मांसपेशियों की मोटाई की बात करें तो यह 6 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। तो आज अभी तक हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया। स्टडी ऑफ हार्ट, कार्डियोलॉजी, लोकेशन, दूसरी रिब्स से लेकर छठवीं रिब्स होती है और इसका शेप जो होता है कोन की तरह होता है, मतलब ये खोखला होता है और इसका ऊपरी भाग, बेस भाग जो होता है वह चौड़ा होता है और नुकीला भाग नीचे होता है। और मसल्स जो उसमें पाई जाती है वो कार्डियक मसल्स यानी हृदयक मसल पाई जाती है। और मेजरमेंट की बात करें तो यह 12 सेंटीमीटर आपका लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और इसकी मसल्स की जो मोटाई होती है वह 6 सेंटीमीटर होती है। इतनी चीज़ों के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम वजन की चर्चा करते हैं कि हृदय का वजन कितना होता है। तो देखिए, अगर कोई नवजात शिशु है, नवजात शिशु उस छोटा होता है तो निश्चित रूप से उसके हृदय का वजन भी कम होगा, 20 से 25 ग्राम, 20 से 25 ग्राम होता है। और पुरुष का हृदय, अगर हम पुरुष की बात करें तो पुरुष का जो हृदय होता है वो महिला और नवजात शिशु की अपेक्षा थोड़ा सा भारी होता है और यह होता है 250 से 300 ग्राम। आपकी परीक्षाओं में अगर पूछा जाता है तो सामान्यतः यही पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य का हृदय का भार कितना होता है, तो आपको 250 से 300 ग्राम लगाना है और ज्यादातर परीक्षाओं में ये आता है 300 ग्राम। परीक्षाओं यूपी टीजीटी 2009 और 2015 में यह प्रश्न पूछा गया है कि मानव हृदय का वजन कितना है, तो आपको बताना है मानव हृदय का वजन 300 ग्राम होता है। अब हम महिला के हृदय की बात करते हैं। महिला का जो हृदय होता है वह 220 ग्राम से 275 ग्राम होता है। नवजात शिशु का हृदय की बात हो गई, पुरुष के हृदय के वजन की बात हो गई, महिला के हृदय की बात हो गई है। अब हम अंतिम और लास्ट में चलते हैं। अगर कोई एथलीट है, कोई खिलाड़ी है, तो उसके हृदय का वजन कितना होगा। निश्चित रूप से खिलाड़ी क्या होते हैं, वर्क करते हैं, लगातार दौड़ते हैं, लंबी दूरी तक दौड़ते हैं और खासकर ऐसे जो कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी करते हैं, लंबी दूरी के धावक होते हैं, उनका हृदय जो होता है आम मनुष्यों से क्या होता है, बड़ा होता है, मजबूत होता है और उसका शेप और साइज जब बड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसका वजन भी जो होगा वह अन्य लोगों से ज्यादा होगा। तो एथलेटिक हार्ट की हम बात करें, एथलेटिक हार्ट जो होता है वह 500 ग्राम का होता है, अगर सबसे वजन की बात करें। अब आ जाता है लेयर की बात। जो हार्ट होते हैं उसके कितने लेयर होते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके इस बार पीजीटी 2021 में पूछा था, टीजीटी में पूछा है, एनवीएस में पूछा है, एनवीएस और केवीएस में 2015 में ही पूछा है। ये प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है और थोड़ी सी गलती की वजह से ये प्रश्न बार बार गलत होते हैं। लेयर और कवरिंग में आज अंतर भी समझना है। तो आप जान लीजिए हृदय की, सपोज दैट ये मैंने आपको हृदय बना दिया, ये हृदय, तो हृदय के ऊपर हृदय की जो मसल्स होती हैं वो कार्डियक मसल्स कहलाती हैं और इसके ऊपर 3 लेयर होते हैं। तो सबसे बाहरी परत को, ऊपर के लेयर को क्या कहा जाएगा, ईपीकार्डियम, 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 यह सबसे ऊपरी परत होती है। अब सेकंड जो होती है, जो मध्य में होती है, वह आपकी मीजो, एक मिनट, हाँ, वो मायोकार्डियम होती है। मध्य वाले को मायो कहेंगे और जो आंतरिक परत होती है उसका नाम है इंडोकार्डियम। एपिकार्डियम सबसे बाह्य परत होती है आपके हृदय की। दूसरा है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होता है, मध्य परत होती है आपके हृदय की।
और ये सबसे मोटी और मजबूत परत होती है आपके हृदय की। और तीसरा और लास्ट वाला है इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम ये आंतरिक वाली परत है। इंडोकार्डियम ये लास्ट वाली परत होती है और ये पतली परत होती है और इसका सीधा संपर्क ब्लड से होता है और यह अत्यधिक चिकनाई युक्त मसल्स होती है या परत होती है। तो अब हम बात करेंगे कवरिंग की। कवरिंग में मतलब ये आपका जो हार्ट का लेयर है इसके ऊपर एक कवर होती है, दोहरी झिल्ली की होती है और इस कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम यह दोहरी झिल्ली की बनी होती है और इस दोनों के बीच में एक फ्लूइड बहता है, एक तरल द्रव्य बहता है जिसको सेरस फ्लूइड या पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल फ्लूइड या सेरस फ्लूइड बोलते हैं। ये फ्लूइड क्या करता है या ये परत क्या करती है? ये परत और ये फ्लूइड, ये आपका सबसे बाह्य परत हुआ इपिकार्डियम, ये हो गया पेरिकार्डियम। इस दोनों के बीच में ये पेरिकार्डियल फ्लूइड पाई जाती है। अब इनका वर्क ये होता है कि ये शरीर में आपका जो हार्ट है उसका चोटों से रक्षा करते हैं, बाहरी आघात से बचाते हैं, हृदय के सभी लेयरों को चिपकने से बचाए रखते हैं, नमी से बचाए रखते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसका मुख्य कार्य है हृदय की रक्षा करना। ये इन चीजों को देखने के बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब आ जाता है आपका आर्टरी, जिसे हिंदी में धमनी कहा जाता है। धमनी या हृदय से शुद्ध रक्त लेकर सभी अंगों में या विभिन्न प्रकार के अंगों में पहुंचाती है, सभी अंगों में भेजती है या पहुंचाती है। तो अब आप समझ गए होंगे आर्टरी यानी धमनी, यह हृदय से शुद्ध रक्त को लेती है और शरीर के विभिन्न अंग हैं, डिफरेंट टाइप के जो आपके ऑर्गन्स हैं उन तक ये शुद्ध रक्त पहुंचाती है। और आपको यहाँ बस इतना जानना चाहिए कि पल्मोनरी आर्टरी यानी पल्मोनरी धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। प्रश्न इससे पूछा गया है। पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी यही एक ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। ये कहाँ पे स्थित होती है इसकी चर्चा हम आगे ही करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में ही करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं वेन्स यानी सिराओं पर। देखिए सिरा में होता क्या है कि सिरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है और ये सिरा जो होती है शरीर के तमाम अंगों से अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर हार्ट तक पहुंचाती है। विभिन्न अशुद्ध रक्त को कहां पहुंचाती है? अशुद्ध रक्त को यह विभिन्न अंगों से लेकर हृदय तक पहुंचाती है। देखिए परीक्षा में प्रश्न यही पूछा जाएगा कि धमनी में कैसा रक्त बहता है, तो आपको बताना है कि इसमें ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में यानी वेन्स में कैसा रक्त बहता है, अशुद्ध रक्त यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। लेकिन क्वेश्चन अब कुछ और ऊपर जाने लगे तो उसमें यही पूछ सकता है कि वह कौन सी ऐसी धमनी है या आर्टरी है जिसमें
अशुद्ध रक्त बहता है तो आपका जवाब होगा पल्मोनरी आर्टरी, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। और वेंस क्या होती है? वेंस में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है। और कौन सा ऐसा वेंस है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है? तो इसका नाम है पल्मोनरी वेंस। पल्मोनरी वेंस। इन दोनों का आप लोग ख्याल रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो अगर हम चेंबर ऑफ हार्ट की बात करें तो हृदय में कुल कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। तो और वाल्व कितने होते हैं? वाल्व भी 4 होते हैं। तो 4 वाल्व होते हैं और 4 चेंबर होते हैं। इसको समझने के लिए एक हमें हार्ट का चित्र बनाना पड़ेगा। बहुत बढ़िया तो नहीं बन रहा है, एक अंदाज लगा के बना रहे हैं। ये देखिए, ये 4 चेंबर बन गए हैं। और ये चेंबर जो बने हैं, ये जो आपका हार्ट है कार्डियक मसल्स का है। और ये जो चेंबर हैं, चारों चेंबर हैं, 1 2 3 4, इसका नामकरण भी है, इसको आपको हम बताते हैं। पहले हम ऊपर के चेंबर की बात बोलते हैं, अपर चेंबर। अपर चेंबर, अपर चेंबर को आर्टियम यानी अलिंद, हिंदी में इसको अलिंद भी बोलते हैं और अंग्रेजी में आर्टियम बोलते हैं। और लोअर चेंबर, ये भी आपके टीजीटी में क्वेश्चन आया है कि लोअर चेंबर का क्या नाम है, अपर चेंबर का क्या नाम है। 2013 में शायद ये प्रश्न आया था, मुझे कंफर्म याद नहीं है, शायद 13 में ही आया था। और नीचे वाले को वेंट्रिकल यानी इसको हिंदी में निलय भी कहा जाता है। तो ये जो ऊपरी चेंबर हैं ये आपके अलिंद यानी एट्रियम है और नीचे वाले क्या हैं? वेंट्रिकल हैं। और इसका शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है तो ये क्या हो जाएगा? राइट एट्रियम, ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम। राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहां तक चर्चा हो गई है। अब इसमें कैसे क्या होगा, वर्क क्या होगा, इसकी हम चर्चा आपसे बस 1 मिनट में करने ही जा रहे हैं। तो अब हमें देखना है कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, ब्लड कहाँ से आता है, कैसे जाता है, इन सब की हम चर्चा बस आपसे 1 मिनट में करने जा रहे हैं। 1 मिनट के लिए थोड़ा इसको हम इसको हटाएंगे क्योंकि जगह थोड़ा सा कम हो गया है। तो देखिए, हृदय में आपका जो राइट आर्टियम है ये और ये नीचे से, ये 2 नलिकाएं होती हैं जो अशुद्ध ब्लड को यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आपको आपके राइट आर्टियम में पहुंचाते हैं। तो ये जो ऊपर से आया है इसको सुपीरियर वेना कोवा बोलते हैं। और ये है दूसरा वाला जो है नीचे वाला है इंफीरियर वेना कोवा। तो इस इंफीरियर वेना कोवा क्या होता है? ये शरीर के मतलब आपके धड़ के नीचे से जो अशुद्ध रक्त है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपके राइट आर्टियम में पहुंचाता है। और आपका जो सुपीरियर वेना कोवा है आपके ये चेस्ट से ऊपर वाले जो भाग से जो डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त होता है उसको लाता है यहाँ पर राइट आर्टियम में, यानी यहाँ पर आपका CO2 होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो अभी हमने आपसे चर्चा किया था वाल्व की। वाल्व शरीर में आपके हार्ट में 4 पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर जो वाल्व होते हैं
उसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड। तो वाल्व क्या होते हैं? रक्त का मार्ग निर्धारित करते हैं या जाने का रास्ता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर 3 कपाट हैं, 3 दरवाजे हैं, इसीलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो डीऑक्सीजनेटेड यानी अशुद्ध रक्त जब आपके राइट आर्टियम में आता है तो यहाँ पर पंप होता है, सिस्टोल होता है, तो वो ब्लड दबाव पड़ता है, तो ये आपके वाल्व खुल जाते हैं, जिससे ब्लड नीचे आ जाता है, यानी राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। और राइट वेंट्रिकल में जब आ जाता है तो राइट वेंट्रिकल में जब आता है तो यहाँ पहुँचने के बाद ये अशुद्ध ब्लड, यहाँ पर एक वाल्व है, इसको पल्मोनरी वाल्व या सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। सेमी लूनर वाल्व इसलिए कहते हैं कि यह 3 अर्धचंद्राकार कपाटों से बना होता है, इसीलिए इसका नाम सेमी लूनर वाल्व है। तो यहाँ पर भी एक रक्त नलिका होती है जिसका नाम है, एक मिनट, पल्मोनरी आर्टरी या धमनी, पल्मोनरी आर्टरी या धमनी। तो यहां से अशुद्ध रक्त निकलता है और ये सीधे अशुद्ध रक्त जो होता है आपके लंग्स में जाता है, फेफड़ों में जाता है। तो लंग्स में ये जब अशुद्ध रक्त यहाँ पहुँचता है तो ये होता है शुद्ध, फेफड़ा इसको शुद्ध करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन ब्लड में समाहित होता है, और ये जो शुद्ध रक्त होता है ये पल्मोनरी वेन्स, इसका नाम है पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचता है। अब यहाँ पर O2 यानी ऑक्सीजनेटेड शुद्ध रक्त पहुंच जाता है। तो शुद्ध रक्त जब यहाँ पहुंचता है, यहाँ भी सिस्टोल होता है, पंपिंग होती है, और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर 2 वाल्व होते हैं, और इन 2 वाल्वों के कारण इसका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। और बाइकस्पिड वाल्व से ब्लड यानी शुद्ध रक्त फ्लो करके आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पर होता है आपका एरोटिक वाल्व, और ये भी 3 अर्धचंद्राकार वाल्वों से बना होता है, इसका नाम होता है एरोटिक वाल्व, जिसको सेमी लूनर वाल्व भी कहते हैं। तो यहाँ जब पंपिंग होती है तो यहाँ पर 1 मिनट मैं इसे मिटा दूं। तो यहाँ पर एरोटा पाया जाता है, इस धमनी को बोला जाता है एरोटा। यह शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, शरीर की क्या है? सबसे बड़ी धमनी है। क्वेश्चन आपका यही बनता है कि शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? तो शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम ये टीजीटी और पीजीटी दोनों पेपरों में पूछा गया था, शरीर की सबसे बड़ी धमनी का क्या नाम है। तो इस एरोटा में क्या होता है? यहाँ पर शुद्ध रक्त होता है, तेजी से पंपिंग होती है, और एरोटा के माध्यम से ब्लड आपका शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। अब यहाँ कुछ चीजों को और हमें देखना है, ये तो हमने जनरली बता दिया। अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अपर चैम्बर का क्या नाम है? तो अपर चैम्बर का नाम आर्ट्रियम है। नीचे वाले चैम्बर का क्या नाम है? वेंट्रिकल है, आप देख लिए हैं। फिर अभी कुछ देर पहले ही हमने बताया था आपको कि कौन सी आर्टियम है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है। तो अभी हमने बताया कि इस भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, दाहिने भाग में अशुद्ध रक्त बहता है, और ये आपकी जो पल्मोनरी
आर्टरी है यानी पल्मोनरी धमनी है, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और जो लंग्स में पहुंच के क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है यानी शुद्ध होता है। और यहाँ शुद्ध होने के बाद पल्मोनरी वेन्स है, तो ये वेन्स, लेकिन इसमें ब्लड क्या बह रहा है, शुद्ध ब्लड बह रहा है। इस दोनों से पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स दोनों से क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट 2012 में आया है। तो इसमें शुद्ध रक्त बहता है वेन्स, लेकिन बहता है इसमें शुद्ध रक्त। प्रश्न पूछ देता है कि आपके जो हार्ट हैं 4 चेंबर हैं, सबसे मजबूत चेंबर कौन सा है। तो ये मान के चलिए कि दाहिना वाला भाग कमजोर और छोटा होता है और बायां वाला भाग जो होता है हृदय का मजबूत होता है, और जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बड़ा और सबसे मजबूत होता है, क्योंकि इसका कार्य भी कठिन होता है, पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करनी होती है। इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न भी आप लोगों को करवाएंगे आपने नेक्स्ट क्लास में। अभी टॉपिक ये बाकी है, थोड़ा जल्दी ही पूरा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी, और नीचे नंबर जो दिया गया है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर कुछ और जानकारी आपको चाहिए। और इसी के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद।